नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी अड्डा में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो है यूजीसी नेट में 2007 में आए हुए प्रश्नों का जो है अध्ययन करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 2007 का है, इसको देखिए और सॉल्व करिए। निम्न में से कौन सा बल अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी नहीं है? अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी नहीं है तो भूपटलीय संपीड़न जो है वो नहीं है। भ्रंशन जो है उसमें अभिनति होती है, भूपर्पटीय रिफ्टिंग होती है, धसाव, ये तीनों हैं, संपीड़न नहीं है। पदस्थली, पेडी प्लेन तथा इंसेल वर्ग किस क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण हैं? तो इसमें मित्रों दो सवाल बनते हैं कि पेडी प्लेन तथा इंसेल वर्ग किस अवस्था में बनते हैं? वृद्धावस्था में बनते हैं। फिर दूसरी चीज़, पेडी प्लेन किससे संबंधित है? शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान क्रियाओं को नहीं दर्शाता है? समान क्रियाएं पटल विरूपण, वलन, अपशल्कन, आवलन। तो पटल विरूपण भी जो है और वलन और आवलन एक जैसे हैं। एक्सफोलिएशन बोलते हैं अपशल्कन को, तो ये नहीं है। निम्न में से किस में बहाव की दिशा चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है? अनुवर्ती। अनुवर्ती इसका आंसर होगा। मैचिंग देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वायु क्षरण। वायु क्षरण जो होता है वो उससे बरखान स्थलाकृति बनती है। भू जलीय ह्रास से क्या बनता है? स्टेलेक्टाइट बनता है। हिमनदीय जमाव से क्या बनता है? ड्रमलिन बनता है। और नदी अपर्दन से समतलीकृत मैदान बनता है। तो इसमें ए होगा पॉइंट आंसर। जलारेख हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया जाता है? हाइड्रोग्राफ की जो सहायता से किसको अंकित किया जाता है? जल के निकास को। वाष्प अवधारणा, वायु तीव्रता, सापेक्ष आर्द्रता नहीं, जल निकास को। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोग्राफ पे दिखाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि से क्या संबंधित है? जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ जाता है तो इससे ओजोन का ह्रास होता है। भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे सिस्मिक फोकस कहते हैं। और वो स्थान जहाँ पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे एपी सेंटर बोलते हैं। भूतलीय ताप व्युत्क्रमण से संबंधित बताइए। इसमें क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप व्युत्क्रमण होता क्या है? सामान्य रूप से वायुमंडल में देखा जाए तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तापमान की मात्रा कम होती जाती है। और लेकिन जब ताप व्युत्क्रमण में इसके अपोजिट स्थिति बन जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, तो इसे ताप व्युत्क्रमणता बोलते हैं। जलवायु वर्गीकरण में वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा का उपयोग किसने किया? तो ये थार्नवेट ने किया। पीई सूचकांक होता है, टीई, ये दोनों टेम्परेचर टीई वाला सूचकांक होता है और पीई होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये थार्नवेट ने दिया। समुद्र तल के सुस्थितिक परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं? समुद्र तल के सुस्थितिक परिवर्तन, हिम मतलब समस्थितिक परिवर्तन होते हैं। एपिरोजिन चलन, पर्वतीय चलन, हिमयुग, ये एक भी नहीं है। निम्न में से कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? अब ऑप्शन आया मालदीव, रामेश्वरम, तस्मानिया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार में जो है ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है, उसमें भी प्रवाल के एक दो द्वीप हैं। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन का आरंभ किया गया? तो चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड में किया गया। निम्नलिखित में से कौन टैगा जीवोम है? टैगा जीवोम कैसा होता है? सवाना टैगा हो नहीं सकता। उप सहारा जीवोम नहीं होता, उप ध्रुवीय जीवोम टैगा। एक और अच्छी बात है, टैगा ही एकमात्र ऐसा जीवोम है जो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता। अभी मैचिंग है प्रवाल भित्ति और माधस्थल शोल। तो इसका मैचिंग देखिए, प्रवाल भित्ति क्या होगा? जीवीय समुद्री निक्षेप होगा। अभी इसका आगे दूसरा देखते हैं, निक्षेप होगा। और इसमें ऑप्शन है वितलीय मैदान, महाद्वीपीय ढाल। तो अब आप इनको देख लीजिए। जो इसके पहले मैंने देखा था प्रवाल भित्ति हो गया, प्रवाल भित्ति के बाद माध्यस्थ शोल। माध्यस्थ शोल जो है वो उथली गहराइयों के साथ विलग्न उन्नत भूमि होगा। वितलीय मैदान जो होता है वो, वितलीय मैदान जो है उसको देखिए, इधर क्या होगा? गहरा अपेक्षाकृत समतल समुद्री तल। फिर इसके पश्चात ये देखिए आखिरी महाद्वीपीय ढाल क्या होगा? तीसरा मग्न तट, भग्न तट ये गलत छपा हुआ है। मग्न तट ढाल से तीव्र अवरोहण। फिर आगे अगला प्रश्न देखते हैं। रिटर ने इतिहास और भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं बताया जितना हमबोल्ट ने बताया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
जितना स्पष्ट इनैमुअल कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझते हैं। तो दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि पहले में रिटर के बारे में पूछा कि रिटर ने जितना स्पष्ट नहीं बताया जितना हमबोल्ट ने बताया, और इधर कांट ने स्पष्ट किया, तो दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं है। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट की पुस्तक कॉस्मॉस उनकी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की यात्रा पर आधारित थी? तो हमबोल्ट ने दक्षिण अमेरिका की यात्रा की थी, वहीं पर इन्होंने बहुत सारे अध्ययन, वहीं पर एक पेरू के पास में एक जलधारा बहती है, उसे हमबोल्ट की धारा भी बोलते हैं, तो वो इन्हीं के नाम पर रखा गया, इन्हीं ने खोज की थी, उसकी सबसे पहले देखा था। हमबोल्ट के जर्मनी के एकेडमिक क्षेत्र में कोई निकट अनुयायी नहीं थे, क्योंकि उनके पास एकेडमिक पद नहीं था। तो इसमें क्या होगा देख लीजिए, हमबोल्ट के सही अनुयायी वैज्ञानिक यात्री थे। इसमें ए सही है और आर सही नहीं है। ए वाला इसमें गलत है और आर जो है इसमें वो सही है। माने हमबोल्ट के जर्मनी के एकेडमिक क्षेत्र में कोई निकट अनुयायी नहीं थे, क्योंकि उनके पास एकेडमिक पद नहीं था। तो ये है ए गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद हमबोल्ट के सही अनुयायी वैज्ञानिक यात्री थे। इसके बाद देखते हैं कि अगला सवाल, प्रकृति मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती, लेकिन वह अपनी संभावनाएं प्रस्तुत करती है, जिसमें से मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह संभववादी उपागम है। मतलब प्रकृति किसी को विशिष्ट मार्ग नहीं देती है और वह अनेक संभावनाओं को प्रस्तुत करती है। फिर ये देखिए मैचिंग है, और भूगोलवेत्ता हैं, उनके देश के नाम। हमबोल्ट जर्मनी का था। एलन चर्चिल सैम्पल जो हैं ये अमेरिका की हैं, यूएसए की हैं। पीटर हैगेट जो है यूके यूनाइटेड किंगडम का है। जीन ब्रूंज जो है फ्रांस का है। नगरीय पर्यावरण का ह्रास विभिन्न कारकों से होता है। नगर में पर्यावरण का ह्रास कैसे कैसे होता है? निलंबित विविक्त पदार्थ होते हैं, बिल्कुल। प्रदूषित जल बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, यानी उत्सर्जन, यानी ये सारे सही हैं। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या से अधिक तेज रफ्तार से होती है, क्योंकि नगरीय जनसंख्या में उच्च जन्म दर है, नहीं। ग्रामीण जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर है, ये भी नहीं। बड़ी संख्या में व्यक्ति नगर केंद्रों की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? मीन्स नगरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो नगरों के वर्गीकरण के कई आधार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। अभी वर्तमान समय में कार्यात्मक आधार पर भी वर्गीकरण किया जाने लगा है। एक उच्च एवं क्रमशः हरोन्मुखी 30 प्रति हजार से अधिक प्रजननता और एक तीव्रता से घटती हुई 15 प्रति हजार से मृत्यु दर की जनसंख्या को संक्रमण विशेषता क्या है? मतलब यानी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो ये द्वितीय अवस्था होगी। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को उसके कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है, उसे कायिक घनत्व। कुल जनसंख्या को उसके कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है, उसे कायिक घनत्व बोलते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है। सही है, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर विकसित देश हैं। निम्न में से कौन सी बागाती कृषि नहीं है? चाय की बागाती होती है, कॉफ़ी होती है, रबड़ होती है, सोयाबीन की खेती बागाती नहीं है। सोयाबीन, अब आगे देखिए, बेवर सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? बेवर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, परंतु इसमें इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि भाड़ा दर सर्वथा दूरी के अनुपात में नहीं बढ़ सकता। सही है। तथापि भाड़ा दर कच्चे माल एवं तैयार माल के लिए समान नहीं हो सकता, ये भी सही है। तो सही व्याख्या है। तो इस तरीके से सवाल हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वृहत पैमाने वाला मानचित्र है? मतलब जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। 1:25,000। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? रेगुड़ मिट्टी कपास की ये सबसे उपयुक्त है। तत्काल साफ किए गए वनों की अछूती मिट्टियाँ कॉफ़ी के लिए सर्वोच्च उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। सही है। कॉफ़ी एक मिट्टी रेचक फसल है, ये भी सही है। कॉफ़ी तो वनों की अछूती मिट्टियाँ कॉफ़ी के लिए ये बिल्कुल सही होती है। तो सही है, सही व्याख्या है। अगला, सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है वातावरण पर मानव का प्रभाव। प्रकृति की प्रमुखता नहीं। प्राकृतिक भूदृश्य पारिस्थितिक कारकों का प्रभाव। प्राणी जात वनस्पति जात का आपसी संबंध नहीं है, भी प्राकृतिक भूदृश्य बना देगा। वातावरण पर मानव का प्रभाव। निम्न में से किस जिले में जनजातीय बहुलता है? जनजाति सबसे ज़्यादा बस्तर जिले में है, जो कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है। आदिकालीन व्यक्ति जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुशमैन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी जाति अनुसूचित श्रेणी में नहीं है?
कोई भी मतलब निम्न में से किसमें कोई भी अनुसूचित श्रेणी के लोग नहीं पाए जाते हैं? नागालैंड में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमा लगती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस आधार पर छत्तीसगढ़ के लगती है, वैसे सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है, लगभग 8 राज्यों से। निम्न लक्षणों में से कौन सा मानवीय विकास का माप नहीं है? साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है, उपभोग व्यय जो है वो मानवीय विकास का माप नहीं है। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विकसित देशों में नगरीकरण का स्तर एक दीर्घ एस वक्र का अनुसरण करता है, सही है। भारत में नगरीकरण का स्तर एक करीब करीब सीधी रेखा का अनुसरण करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये सही है और आर गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द महासागरीय प्रदेश को परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? महासागरीय जो क्षेत्र प्रदेश है वो आर्थिक प्रदेश है, मछलियाँ वहाँ से ली जाती हैं, बहुत से कार्य किए जाते हैं, यात्राएँ होती हैं, जहाज उसमें चलते हैं तो उनसे भी किराया मिलता है। निम्न में से किसने आपसी संबंधों का त्रिक स्थान कार्य लोग प्रस्तावित किया? तो लीपले जो थे इन्होंने स्थान कार्य लोग जो है प्रस्तावित किया। विकास के प्रादेशिक असमानताओं को कम करने जो कारक कार्य करते हैं वे अनेक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे प्रासंगिक है? तो प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाओं के बलदायी अग्रिम एवं विलोम अनुबंध। निम्न में से कौन सा राज्य मछली पकड़ने की दृष्टि से सबसे आगे है? तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। निम्न में से कौन नदी हिमालय से भी पुरानी है? सतलज जो है हिमालय से भी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये जो है हिमालय से भी पुरानी है। निम्न में से किस राज्य में फरवरी सिक्किम में 2005 में सबसे ज़्यादा हिमपात हो? ये उस समय का पेपर है तो उसी में 7 का है। निम्न में से कौन सा सही है? अंकगणितीय माध्य संख्यात्मक मूल्य है, यही बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन विसर्जन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? प्रमाणिक विचलन। विसर्जन के अध्ययन के लिए प्रमाणिक विचलन सबसे। आइसोक्रोन मानचित्र निम्न में से निम्नलिखित को जोड़ने वाली रेखा है। समयात्रा समय आइसोक्रोन टाइम को नापता है, समयात्रा समय। डेसीमीट्रिक मानचित्र कोरोप्लेथ मानचित्र का उन्नत रूप है क्योंकि यह निम्नलिखित को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। समांगता और तीव्र परिवर्तन को दर्शाता है। फिर ये पैराग्राफ है और इसके जो प्रश्न हैं, जो वर्तमान समय में यूजीसी नेट में पैराग्राफ नहीं आता है। तो एक बार देखिए मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।